अच्छा, आप मुझे कहा था आपने कि ब्रेन जो दिमाग है हमारा उसके बारे में बताऊँ और थोड़ा-सा केमिकल मीडिएटर्स जो हैं, जो उसकी फंक्शन को करते हैं रेगुलेट। तो अब जी। पहली तो ये बात है कि ब्रेन जो है वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा चलना-फिरना, हमारा बोलना और हमारे सब सेंसेस सुनना, सूंघना और देखना और फिर इवन सोना, जागना और फिर हमारी इमोशंस कि हम गुस्से में आना, खुश होना और जितनी इमोशनल और हमारी मेमोरी। यानी कि जो इंसान है, इवन हमारा साँस का चलना और हमारे दिल का धड़कना। हुँ। आप सोचिए टोटल बॉडी का कंट्रोल ब्रेन के पास। तो ये एक ऑर्गन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट हुँ। और इसके अलावा ये है कि अब हम इसको जो कह हर सकते हैं कि सबसे ताकतवर ऑर्गन है, ये कह सकते अ, हैं हम? यानी कि पावर इन द सेंस कि वैसे जैसे मसल्स के अंदर पावर होती है वो उस तरह की पावर तो नहीं है, बट हुँ। इम्पोर्टेंस के लिहाज से जी। दिस इज़ द हेडक्वार्टर हुँ। ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हर चीज़ इस हेडक्वार्टर से होती है। अब ये है कि ये जैसे सारी बॉडी में डिफरेंट अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर ऑर्गन का डिफरेंट सेल है। तो ब्रेन के अंदर जो सेल है उसको न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा। ब्रेन में जी, न्यूरॉन्स होते हैं। आप सोचें कि सारे न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है और 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। यू कैन माशाअल्लाह। इमेजिन कि उसके अंदर कॉम्पैक्ट हुए हैं। हुँ। और न्यूरॉन्स का ये है कि एक से दूसरे को सिग्नल जाता है इम्पल्स। हुँ। हुँ। ठीक है जी, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ। अब अल्लाह हुँ। ताला की ये भी कुदरत है कि आपस में ये जुड़े हुए नहीं हैं। एक से हुँ। दूसरा न्यूरॉन डायरेक्टली इन कनेक्शन नहीं है। इनमें हुँ। छोटी-सी स्पेस है और इस स्पेस के दरमियान से फिर जो पहला एक्टिवेटेड न्यूरॉन है, उसके एंड हुँ। पे ट्रांसमिटर्स निकलते हैं, केमिकल सिग्नल्स। हुँ। केमिकल्स वो निकालता है, जो एक्टिवेटेड न्यूरॉन है। अपने में से एंड पे केमिकल निकालता है, जो स्पेस में से गुज़र के अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। हुँ। तो आप फिर ये देखें सारे न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन इन केमिकल्स पे डिपेंडेंट और हुँ। इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं और ये इन्हीं न्यूरॉन्स में से बनते हैं और फिर एक न्यूरॉन के एंड से निकल के दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं और हुँ। फिर उसके स्टिमुलस के बाद वो अगले न्यूरॉन को करता है स्टिमुलेट। इस तरह वो इम्पल्स चलता है। तो समीना जी, ये आपस में कनेक्टेड क्यों नहीं है? यानी एक-दूसरे से जुड़े हुए क्यों नहीं हैं? जी, वो इसलिए कि मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं रिलीज़, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और अच्छा। कुछ केमिकल्स स्टिमुलेटरी हैं और कुछ केमिकल्स इनहिबिट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि हर केमिकल का एक डिफरेंट एक्शन है। हुँ। हर केमिकल का एक अपना काम है। तो वो हुँ। एक ही तरह से फिर नहीं जुड़े हुए। अल्लाह ताला ने वो इस तरह बनाया हुआ है कि मुख्तलिफ केमिकल्स निकलें और उनका मुख्तलिफ एक्शन हो। अच्छा। तो सुभान जी, अल्लाह। जी। तो इनमें से 100 केमिकल्स हैं जो अभी तक पता चले हैं। हुँ। लेकिन जो बहुत 2 इम्पोर्टेंट हैं मैं खैर 5-6 इम्पोर्टेंट आप कहते हैं तो मैं 2 का ही ज़िक्र कर देती हूँ, नहीं, नहीं, जो आप आप सारे ही सभी के कीजिए लिए और मुझे ना अच्छा, मैं ज़रा जी, ना पेन पकड़ लूँ और मेरा ये है कि अच्छा। सारे लोग ही अपने नोट्स लें, इतनी इम्पोर्टेंट बात जो है, तो वो सब लोग ही कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। तो मैं भी लिखती हूँ। मुझे ज़रा इतना टाइम दे दें कि मैं पेन पेन ले आऊँ ज़रा। ये मुझे मेरे पास पहले ही होना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए अब आप बोलिए। अच्छा जी, चलिए मैं जो चंद इम्पोर्टेंट है उनके नाम बताती हूँ। हुँ। एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन वो आपके मसल्स को एक्टिवेट करता है। जी। अब न्यूरॉन्स का एंड ऐसे भी है जो मसल्स में जाता है, जिससे वो मसल्स फिर हमारे हम चलते-फिरते हैं वो सब, वो एसिटाइलकोलिन है। ये ज़रा एक स्पेलिंग है बताएँगी? ACETYL एसिटाइलकोलिन CHOLINE। अच्छा जी।
हाँ जी, ये मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और इसकी मदद से हम चलते फिरते हैं। चलते मसल्स फिरते। एक्टिवेट, जी। अब नॉरएपिनेफ्रिन है एक और, NOREPI, नॉरएपिनेफ्रिन। ये आपके हार्ट रेट को तेज करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं, वो एक अलग चैप्टर है पूरा। उनमें से एक ये भी है कि अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो, तो फिर वो बढ़ जाता है। दूसरी उसमें ब्लड वेसल्स के चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बढ़ता है। फिर ये है कि ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए अगर आपके सॉल्ट्स का, उससे भी बढ़ता है। तो वो दैट हम्म। इज़ अनदर पूरा चैप्टर। तो जी एक और इम्पोर्टेंट है डोपामाइन। डोपामाइन आप बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये उसमें आ जाता है कि ये आपको प्लेयर्स के लिए होता है कि आप किसी चीज़ से खुशियाँ। कितना, जी, एक होती है हैप्पीनेस और एक होता है प्लेयर। प्लेयर होता है आप किसी चीज़ से कितना एन्जॉय करते हैं। इसका डिफरेंस आप समझते हैं? कि आप जी जी। एक चीज़ से कितना प्लेयर होते हैं और दूसरी चीज़ है हाँ। किसी चीज़ से कितना खुशी आपको हासिल होती है। तो ये हम्म। प्लेयर करता है और आपको कॉन्संट्रेट करने में हेल्प करता है, फ़ोकस करने में हम्म। हेल्प। और अच्छा। इसकी वजह से आप बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप अपनी सारी प्लानिंग, कंसंट्रेशन, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब डोपामाइन पे डिपेंडेंट है। वाह, अब क्या बात है। इसके ये तो फ़ायदे हैं जी। अब हम्म। अल्लाह ताला का ये भी निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक बैलेंस में रखा। हम्म। अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो इनके फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है और वो इंसान की बीमारियाँ आती हैं। जैसे डोपामाइन अगर एक्सेस में बने, हम्म। ठीक है, तो ये इन पेशेंट्स को शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ओ। जी, एक शिज़ोफ्रेनिया का भी किनको किनको होता है समीना जी? स्किज़ोफ्रेनिया किसको होता है? जी, शिज़ोफ्रेनिया में एक अब सब मानते हैं कि देयर इज़ एक्सेस, ज़्यादती होती है डोपामाइन की। डोपामीन, अच्छा, ये ये जो आपने जी, लास्ट में लिखवाया है। जी, DOPAMINE, डोपामाइन। हाँ। और इससे शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है और एक होता है ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाँ। नाम हम्म। सुना होगा, AD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हम्म। इसको कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा। मैं अब ज़िक्र करती चलूँ कि ये हम्म। इतना सिंपल नहीं होते जो आपके दिमागी में अमराज़ हैं। आप अच्छा। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जस्ट दिस। दिमागी अमराज जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इनहेरिटेड, ये हम्म। कॉम्प्लेक्स होता है, आपस में इंटरप्ले होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स का। आपको पता हम्म। है इनहेरिटेड भी होते हैं, एक फैमिली में कुछ हैं जी, जिनमें ज़्यादा फैमिली ये, में ट्रेवल करते हैं, जी जी। तो ये दिमागी अमराज का इफ़ेक्ट है, हेरिडिटरी भी है। और दूसरा है कि आपकी स्ट्रेसेस, आपकी हम्म। सर्कमस्टांसेस लाइफ की, कि एक इंसान को इतना शदीद स्ट्रेस हुआ है तो उसमें ज़्यादा चांस है। हम्म। दूसरा ये है कि अगर ज़ाहिर है चोट आए दिमाग को कहीं, उससे भी हो जाता है। और ये भी है कि आपके जो एडिक्ट्स हो जाते हैं। अच्छा, जी इंटरेस्टिंग, जिनमें ये ज़्यादा होता है डोपामाइन, जी। वो उनको एडिक्शन की ज़्यादा चांसेस होते हैं और फिर जो एडिक्शन हो जाए, उनको फिर ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो एडिक्ट्स होते हैं उनको भी होते हैं, और ये जैसे मैंने बताया फैमिली हिस्ट्री और लाइफ के स्ट्रेसेस और ये केमिकल मीडिएटर्स, ये सब आपस में मिलके कंबाइन होके इनका है हम्म। मेंटल। अच्छा, दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल मीडिएटर, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। और हम्म। इसका SSR इनहिबिटर्स, ये जो दवाइयाँ हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। हम्म। तो सेरोटोनिन जो है ये खुशी का, इट्स अ हैप्पी ट्रांसमीटर, इससे खुशी होती है। तो हम्म। इसका ये है कि जब ये कम हो जाए तो पेशेंट्स हम्म। को डिप्रेशन, अच्छा। सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है और OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम्म। ठीक है जी, ये तो दवाएं। अब एक नया ग्लूटामेट है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत पता चल रही है। हम्म। इसका भी ये होता है कि अगर ज्यादा हो जाए तो ऑटिज्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और अच्छा, OCD के ये लिए आपने क्या भी। बताया? इसका क्या नाम बताया? ग्लूटामेट, GLUTAMATE, ग्लूटामेट।
में, और इसकी नींद में ज़्यादती की वजह नींद से में ऑटिज़म नहीं। हो जाता है। जी, ऑटिज़्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो इंसान को वहम होता है ना बार-बार करता है, बार-बार जी, करता जी, है। जी, जी। हाँ जी। ये सेरोटोनिन से भी हो जाता है। ये जिसको कहते हैं ना कि इसको वहम हो गया है, बार-बार कोई हाथ धोना, उठ-उठ के देखना कि दरवाज़ा तो नहीं खुला। कुछ लोगों को इतनी ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके नौकर भाग जाते हैं। जी, होता है, बर्तन धुलवाने, होता इतने है। धुलवाने, कपड़े हाँ। धुलवाने, बार-बार। और तो समीना ये जी, ओसीडी। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत देखी गई है हमारे आस-पास में, कि लोग जब वुज़ू करते हैं, तो उनकी वो घंटों लगा देते हैं वुज़ू करने में, और उनकी सैटिस्फैक्शन नहीं होती है अपने वुज़ू से ना। वो जी, समझते हैं कि नहीं, वो बार-बार, बार-बार अपना वुज़ू जो है वो रिपीट जी। करते हैं। ये भी एक तो तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इट्स वन टाइप ऑफ ओसीडी। अच्छा, जी, तो ओसीडी ये वो है जो सेल्फ कंट्रोल से ये खत्म हो जाता है? एक्चुअली मुश्किल होता है। इसके लिए हेल्प करती हैं बहुत सी मेडिसिन हैं, जिनको एसएसआर्स कहते हैं, सेरोटोनिन रिलीज इनहिबिटर्स। तो ये जो हुँ, मेडिसिन हैं, ये इससे सेरोटोनिन जो है, इसका लेवल सही हो जाता है। अच्छा, तो ये बहुत हेल्प करता है ये जी। इनको। नहीं, मैंने ये आपसे सवाल किया कि इस तरह के जो वहम होते हैं, ये वुज़ू बार-बार करना, सफाई का क्रेज़ हो जाना, बार-बार नहाना, ये जो चीज़ें होती हैं, सेल्फ कंट्रोल करे अगर बंदा कॉन्शियसली, तो ये देखिए कंट्रोल हो जाती इंसान का जी, कोशिश तो यही होती है। फर्स्ट ट्राई तो यही होती है कि आप लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं अगर आप इनको पॉइंट आउट करें तो बहुत नाराज़ होते हैं। है। यस, ये तो इवन वो हमारा आगे प्रॉब्लम है से ना। मारने पे आ जाते हैं थप्पड़। अगर कोई आपसे बड़ा हो ना और आप उसको ये पॉइंट आउट करें तो आपको लगा भी देते हैं कि तुम कौन होती हो मुझे ये कहने। और वो जी, जी। बहुत नाराज़ होते हैं और मज़ीद एजिटेट होते हैं। वो इसलिए हाँ, होता है कि उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता, वो बेबस होते जी। हैं। जी, उनके सेरोटोनिन के लेवल्स बहुत लो हो गए होते हैं, तो हाँ, इसलिए वो ये देखें ना ये सब चीज़ें अब ब्रेन का यही इश्यू है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज़ें। अच्छा। और ठीक है इसमें साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं ना कि वो साइकियाट्रिक दवाइयाँ होती हैं, दूसरी साइकोथेरेपी होती है कि आप समझाएँ, करें साथ-साथ, तो दोनों चीज़ें आपको साथ-साथ ही करनी पड़ती हैं। हुँ। तो जी, ये विल पावर ग्लूटामेट का विल जी, पावर एंड ट्रीटमेंट मेडिक विद जी, मेडिसिन, है ना? जी, जी, जी। तो ऐसे है और बस ये ग्लूटामेट अब शिज़ोफ्रेनिया के लिए भी आ गया है, डिप्रेशन के लिए भी है, अल्ज़ाइमर्स के लिए भी है, हुँ, ऑटिज़्म के लिए भी है, तो ग्लूटामेट अब ये लेकिन आप देखें कि अभी भी इतना जिसको कहते हैं सो कॉल्ड तरक्की कर गई है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट किसी चीज़ के लिए एक हतमी फैसला नहीं देते। जी। और और अब 100% ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अगर जी, आप जी, कहेंगे वो भी है। 100% जी, ट्रीटमेंट है। और जी, और ट्रीटमेंट के अपने इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि माइंड में रखने होते हैं। जी। तो ये चंद एक हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनका अभी तक पता चला है और उनकी रोल का पता चला है फंक्शन और देखिए 100 दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन आप समीना जी, आप क्या कहेंगी कि अल्लाह ताला ने ये जो जितने केमिकल्स हमारे ब्रेन में रखे हैं, उनकी रीज़न क्या है? वो क्यों नहीं नॉर्मल हद तक हमेशा रहते? क्यों एक्सेस कर जाते हैं या कम हो जाते हैं? देखिए यही तो बात है इस तरह तो इंसान कोई भी बीमारी ना हो, जी। ठीक है जी? इस तरह तो इंसान की कोई भी बीमारी ना हो। अब ये हुँ, जो एक्सेस होना और कमी होना इनमें मैंने बताया कि इनका इंटरप्ले है। एक तो हुँ, फ़ैमिलियल होते हैं, उनकी इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है कि उनकी नॉर्मल बैलेंस नहीं होता वो हुँ, इनहेरिट करते हैं ये इम्बैलेंस। और दूसरा ये है कि जो स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के, बहुत हुँ, ज़्यादा जो स्ट्रेस हैं, वो भी इंसान को ये फिर उनके एक्टिवेट जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो बाकियों को इस तरह एक्टिवेट करते हैं कि उनके हुँ, सारा इम्बैलेंस हो जाता है इनका। तो वही हुँ। कहते हैं ना जो लोग कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं ना, वो उनके ऊपर बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो कंटिन्यूअली क्या कहा कांस्टेंट आपने? क्या कहा जो आपके जो लोग लोग जिनकी लाइफ में कंटिन्यूअस स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस में स्ट्रेस रहते हैं। होते हैं? जी, अच्छा। तो उसका अपना बहुत नुकसान होता है, हुँ, बॉडी के सारे पार्ट्स पे। तो हुँ, इसलिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने तो एक बनाया हुआ इंसान,
बट उसकी कुदरत में ऐसा है ना कि जी बीमारियाँ और इम्बैलेंसेस तो हैं। जी, अब अल्लाह का ये शुक्र है कि इलाज भी है इनकी। लेकिन मैं आपको ट्रू। ये बताऊँ कि इनकी बेसिस पे बहुत वहम है और बहुत पीर-मुरीद और पीरी-फ़कीरी में बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मल हैं। आपने देखा होगा कि झाड़ू दे मारते हैं वो पीर सर के ऊपर लोगों हाँ, के हाँ, और बहुत अजीब। अच्छा मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो इसमें होता है कि आवाज़ें सुनना जो कि नहीं है, कोई चीज़ें हाँ, नज़र आना जो नहीं है, इवन इल्यूजन्स स्मेल। जिसको कहते हैं। जी, इनको हैलुसिनेशंस कहते हैं। देखना जो नज़र आती हैं वो इल्यूजन्स होती हैं और जैसे हुँ, स्मेल है और टेस्ट भी बाज़-औक़ात मुँह में टेस्ट भी आता है लोगों को जो कि नहीं होता। तो वो हुँ, फिर हैलुसिनेशंस भी इनको कहते हेलुसिनेशन, अच्छा। हैं। जी, तो जब स्मेल इंसान अक्सर बैठा हुआ है, तो जैसे उसको एक स्मेल आ रही है जो कि नहीं है उधर, तो उसकी ऑडिटरी स्मेल की उस वक़्त हैलुसिनेशन होती हुँ, लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि जो अगर इस तरह की स्मेल आएगी, तो ये ब्रेन के किसी केमिकल की कमी की वजह से है। कुछ और है। एलिमेंट्स नहीं हो सकते। एक्चुअली ये आप उस दिन डिस्कस कर रहे थे, अब मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बड़ा ये इम्पोर्टेंट रीज़न है कि अगर हुँ, आपको इस तरह की हैलुसिनेशन हो रही है स्मेल की भी, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। ये एक टाइप हुँ, ऑफ इसकी बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है अगर आप थोड़ी-सी ट्रीटमेंट करें। हुँ, जैसे मेरा एक कज़न था उसको स्मेल आती थी कॉफ़ी की, अच्छा, कॉफ़ी होती नहीं थी, तो वो हाँ, इंग्लैंड में था, तो उसको तो डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा था कि तुम ड्राइविंग छोड़ दो, जब तक तुम्हें ये हो रहा हुँ, है। फिर ठीक उसको है। ट्रीट किया था तो जल्दी ठीक हो गया। बट ये हुँ, हो सकता है लेकिन कि अगर लोगों को किसी को चुन्नी पहन के डिफरेंट दिए हो और खुद ही ठीक डिफरेंट हो जाए। अपना समीना जी, अगर किसी को डिफरेंट तरह की खुशबू आती है, डिफरेंट तरह की, वो फिर उसका क्या वजह हो सकती है? जी, उसको भी डिफरेंट आती थी ना, वो उधर होती नहीं थी कॉफ़ी। जैसे वो गाड़ी में बैठा है उसको एक कॉफ़ी की स्मेल आने लगी। किसी को हाँ, ऐसे स्मेल आती है, किसी की खुशबू की आ जाती है और इस तरह की स्मेल इसको ऑडिटरी कहते हैं हैलुसिनेशन ऑडिटरी नहीं, ये स्मेल की जो होती है ना ऑल्फैक्टरी हाँ, स्मेल की, ये नोज़ के हाँ। थ्रू, ये ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन होती है। लेकिन बट समीना किसी जी, को जैसे एक बंदी जो है वो ये कंप्लेन कर रही थी कि कभी उसको मोतिये की आती है, कभी गुलाब की आती है, कभी ऐसे होता है कि जैसे हम कोई जलाते हैं कोई खुशबू, उसकी आती है डिफरेंट टाइम्स में, तो वो जी, क्या है? जी, ये सब ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन हुँ। स्मेल की। अच्छा, इसका अगर कोई ये सॉल्यूशन आवाज़ें भी इसका ये सुनते हैं बताता लोग है, लेकिन क्योंकि हुँ, सबीना जी, हमारे आस-पास के माहौल के अंदर इस तरह के बहुत सारे वो केसेज़ होते हैं, तो उसमें ये अगर ये कहा जाता है कि जी आप वो जो चीज़ आप महसूस करते हैं या आपको लगता है, तो आप अगर उससे कहें कि देखिए आप मुझे तंग ना करें, क्योंकि मैंने बहुत यंग बच्चियों में भी ये देखा है। हमारी एक जानने वाली बच्ची थी, तो वो अकेली कमरे में रहती थी। तो वो कहती थी कि मुझे किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है, कि मतलब मेरी एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, तो वो मैं ढूँढूँगी तो वो मुझे दूसरी जगह मिलेगी और अचानक जो है वो नलका खुल जाता है, तो फिर मैं उठकर उसको बंद करती हूँ। फिर उसने ये बताया कि जब मैंने उस कमरे से मूव करने का इरादा किया कुछ अरसे के बाद, तो बाकायदा वो जो चीज़ थी उसने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। मेरे साथ वो उसने बाकायदा अपने रिएक्शन से ये बताया कि मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत खुश थी या था, तो अब तुम छोड़ के क्यों जा रही? और जब वो जगह बदलती है तो फिर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या है? अच्छा जी, ठीक है। देखिए मैं अब वो जिन्नात और सुपरनैचुरल्स की जो कॉन्सेप्ट है जिन्नात तो का तो ख़ैर हमारे इस्लाम में भी है, तो उसमें तो हम बिलीव करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ इन सब चीज़ का ना एक बेसिस है हुँ, अ, और ये यूजुअली स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है। और जैसे आप ये बता रही हैं अब हमारे एक जानने वाले हैं उनकी वाइफ़ वो जॉइंट फैमिली में थी। और हुँ, उनको ऐसे झटके लगने लगे थे और वो अजीब तरह की आवाज़ें करती थीं और उनको यही लोग कहते थे कि इन पे साया हो गया है या कोई जिन है, जिसका साया है। तो वो फिर वही मेरे मैं तो ज़रा यंग थी, मेरे मामू थे कनाडा से वो आए तो उन्होंने कहा नहीं हमने कहा जी ये एक्टिंग कर रही है क्योंकि ये छोड़ना चाहती है जॉइंट फैमिली, इसलिए ये इस तरह कर रही है। तो मामू ने कहा जो भी है, ये इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है
ये चीज़। और वो इसलिए इस तरह है क्योंकि वो उसका माइंड इतना स्ट्रेस में है, तो उसके रिज़ल्ट में उसको ये सब कुछ हो रहा है। तो वो फिर वो यही हुआ कि उसने अपना घर चेंज किया, अलग अपना घर लिया, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गई। शी जी। हैड अ प्रॉपर सराउंडिंग जो वो चाहती थी, उसके मुताबिक उसकी सराउंडिंग्स हुई और उसको वो जॉइंट फैमिली के स्ट्रेसेस जो थे, जो भी उसके केस में होंगे, हुँ, जो हुँ, वो और वो खामोश दबा थी। वो हर चीज़ चुप हुँ, करके सहती रहती थी, आगे से जवाब भी नहीं देती थी। हुँ। वो इतनी वो उसमें स्ट्रेस में आके वो इस तरह हो गई, तो झटके हुँ। भी लगते थे उसकी, ऐसे बोलती भी थी। आपकी जो मेडिकल साइंस है ना, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि ये दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। यानी हाँ जी, आपके जी, वो नहीं आप ये लोग आप कह तैयार होते। सकते हैं। हाँ, सही है, ये कह सकते हैं। वो आप नहीं करते। हालाँकि ऐसी चीज़ों का होता है कुछ जी, ना अब कुछ। ज़ाहिर है जो इतना स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं और वो तो इस तरह नहीं वो उसको करेंगे ना। मेबी मेडिकल साइंस में अभी इतना नहीं है कि हुँ। सुपरनैचुरल्स पे वो नहीं बिलीव करते। अब आप ये स्ट्रेस देखिए ना इसलिए कि बिलीव मैंने अस्सलाम जब बताया वालेकुम। था कि मुझे खुशबू आती है और मुझे एहसास करते होता है, तो फिर हैं। मैंने जी, इस सिलसिले में ये कहा था ना कि मैं एक दफ़ा बाथरूम गई तो मुझे बड़ी तेज़ खुशबू आई। तो फिर मैंने 1-2 दफ़ा लाउडली ये बात कही कि आप जो कोई भी हैं मैं आपको परेशान नहीं करती, बिल्कुल आपके लिए मैं कोई तंगी का बाइस नहीं बनती, तो आप भी मुझे परेशान ना करें। उसके बाद वो चीज़ नहीं हुई। इसको जी। आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? अच्छा, इसका मेरा ख़्याल है ये भी हो सकता है कि आपने जब ये चीज़ कही, तो आपको अपने अंदर इन योर ओन माइंड आपने ब्रेन में आपके ब्रेन ने ये आपको ये एश्योरेंस दी कि ये हुँ, आपने कह दिया और ये हो जाएगी। तो वो जो सिग्नल्स थे वो कट ऑफ हो गए, उस एश्योरेंस हुँ, की वजह। ये भी सिग्नल्स जो होते हैं ना एक्सेस जब सिग्नल्स आ रहे होते हैं आपके हुँ। जो सेंटर्स हैं सूंघने के, ऑल्फैक्टरी सेंटर्स हैं जो सूंघने के, उनमें एक्सेस जी। स्टिमुलाई आ रहे होते हैं और वो हुँ, आपके कॉर्टेक्स से एक और जगह से आ रहे होते हैं। अब आपने हुँ, उसको अगर कहा है, तो आपका वो ब्रेन का हिस्सा जो कि वो सिग्नल्स भेज रहा है, वो भेजने बंद कर देगा। हुँ। वो समझ जाएगा लेकिन कि चलो समीना जी देखिए ना कुरान मजीद तो इस बात को एक्सेप्ट करता है और ये बताता है कि इन चीज़ों का तुम्हारी ज़िंदगियों पर असर होता है। क्योंकि कुरान मजीद जो है वो केमिकल्स को तो डिस्कस नहीं करता ना कि ज़ाहिर है कि कुरैश जो 1400 साल पहले थे वो इन चीज़ों को समझ ही ना पाते। तो कुरान मजीद के अंदर ये वाली जो बात आती है कि जिन्नात जो हैं उनका रिएक्शन होता है और वो आसमानों पर जाते हैं और वो गैब की बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं और लोग जो हैं वो इनको अपने काबू में लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके इंसान इख्तियार करते हैं। तो ये तरीके तो अल्लाह ताला ने भी मेंशन किए हैं सारी चीज़ें। जी, मैंने ये पहले ज़िक्र किया कि कुरान पाक में जन्नत का ज़िक्र है। तो लाइक हमारा तो वो ईमान है कि जन्नत है। हुँ। लेकिन आप अगर किसी और साइंटिस्ट से कहेंगे वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेंगे। लेकिन जी। आप देखें कि ये मामला सिर्फ़ हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में होते हैं। इस तरह के केसेज़ यूरोप में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं इस तरह के पूरी पेशेंट। दुनिया में और पूरी दुनिया में तो इतने सेक्ट्स हैं जो कि हाँ, हमारे तो इस्लाम के हम लोग ज़रा सेंसिबल मतलब उस अपने रिलीजन के हिसाब से करते हैं, वो तो जहालत की इंतहा सेक्ट्स होते हैं। उनके जी। जो बने होते हैं ना आपस में कि वो हाँ, बिलीवर्स जो होते हैं, वो तो हाँ, एक-दूसरे का खून निकाल-निकाल के पीना और इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें कि वो जिन्नात को हटाने के लिए वो तो अजीब और गरीब खौफनाक चीज़ें करते हैं। बहुत वो बच्चों को भी मार उल्लू देना, का ये चीज़ें खून करना। उल्लू का जी, खून अजीब इस्तेमाल करते हैं अब कौकब मैं और इस यहाँ एक बात तरह कह सकती हूँ? हाँ जी। जी, मैं ये प्लीज़ कह रही आप थी। सब जी, जी। जी, जैसे आप और मैं आप लोगों की जो बात मैं सुन रही हूँ, मैं वही सोच रही हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका कि अब साइंस ये मान गई है कि हाँ, कुरान पाक में इनका ज़िक्र आया हुआ है चीज़ों का ना, जी, तो बिल्कुल। पहले से आया हुआ है और ये। तो हो सकता है वक़्त के साथ-साथ ये भी चीज़ जो है कोई क्योंकि अभी डिस्कवर ज़ाहिर हो है जाए। हाँ मेबी जी। मेबी ये भी तो हो सकता है कि अच्छा एक बार ऐसा सब भी हो सकता पार्टिसिपेट है। करें, अपनी-अपनी गुफ्तगू में सब जी, पार्टिसिपेट करें और बीना जी, ये जो जी, मैं इसको बड़ा परस्यू करती हूँ ना, ये जो हमारे वो है क्या उसको कहते हैं, पिरामिड्स हमारे मिस्र में हैं।
जी तो जी वो जी लोग ये कहते हैं कि एक उस जमाने में एक नॉर्मल आदमी इतने बड़े पत्थर नहीं उठा सकते थे, बिल्कुल जबकि बिल्कुल उनके पास ना तो कोई क्रेन थी, मशीनरी ना कोई बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मशीनरी थी, तो ये कैसे बने? वो आज बिल्कुल तक इसका जवाब नहीं। तो उसका कुछ लोग जवाब ये देते हैं कि मे बी के एलियंस आए हों हाँ और जी ये भी एलियंस है। ने उनको और बनाया हो। मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, उसमें ये भी है कि क्योंकि अभी हमारे पास इसका जवाब है नहीं, हम्म, मे भी वक्त के साथ साथ कोई हमारे पास कोई ऐसा जवाब आ जाए जिससे कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि ये किस तरह होता था। तो मतलब ये तो सबसे आसान काम है ना, कह देना कि जी एलियंस आए थे उन्होंने ये किया है। तो मतलब ये हाँ, भी एक एक हमारी एक आई रिमेम्बर, जब मैं आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी जरा ट्रांसग्रेस कर रही हूँ, उसमें ये होता था कि जब मैं अगर हम लोग कोई शॉर्ट स्टोरी लिखवाते थे ना बच्चों को, तो हम अच्छा। कहते थे कि इस तरह की मत लिखो जिसमें कि आपको लगे कि जी मेरी एकदम आंख खुल गई तो मुझे पता चला कि मैं तो ख्वाब देख रहा था। इसका मतलब है कि आपकी बड़ी अनरियल स्टोरी जा रही है, यू जी, नो। तो आप अपनी हाँ, उसको नॉर्मल रखने के लिए उसको जरा अपनी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डी करें ना। तो ये भी हो सकता है कि मतलब क्योंकि मैं अब ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं रील्स पे देखती रहती हूँ, कहते हैं कि पहले ये कहा जाता था अब ये कहा जाता है। अब ये अब जैसे कहा डॉक्टर जाता है। समीना से मैं वो यही वो इनकी बात पूरी हार्ट और ब्रेन के बारे में सुन के मैंने अभी रिसेंटली एक देखी डॉक्टर समीना एक रील हुँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि पहले ये ख्याल था कि इट इज द ब्रेन विच इज द कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी, बट जी, अब यही डॉक्टर्स का है। ये हाँ, ख्याल है कि इट इज एक्चुअली द हार्ट। हुँ, हार्ट है जो कमांड देता है, बिकॉज ब्रेन तो अगर हार्ट अगर बंद हो जाए तो ब्रेन तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम सर्वाइव कर ही नहीं सकता उसके बगैर। हुँ, हुँ, मतलब ये भी एक बात चल रही है इस जी किस्म की नहीं ना। मीना जी, तो ये है कि ब्रेन जो हार्ट है ना उसका जो मसल है कार्डियक मसल वो ऑटोमेटिकली पंप करता है। अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत दी हुई है कि वो पंप करता रहता है। लेकिन माशाअल्लाह। जो ब्रेन से ट्रांसमिशन आती है ना उसको सिग्नल्स आते हैं वो उसको करते हैं कि हार्ट रेट तेज कर देते हैं एकदम। हुँ, और वो भी आपने देखो जब इंसान एकदम खौफ में होता है स्ट्रेस में होता है उसका दिल तेज से तो हार्ट धड़कता है। बीट तेज़ हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सब चीजें ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन अब बिल्कुल इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज लगी है कि हार्ट के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। पहले वो कहते हैं ना कि आप जो कहते हैं आप दिल से कोई चीज सोच रहे हैं तो ये गलत कहते हैं आपका दिमाग ही सोचता है। लेकिन अब वो हुँ, ये इंटरेस्टिंगली हार्ट में भी ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि आपके बिल्कुल। इमोशंस को भी इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ जिसको कहते जी हैं ना पहले बिल्कुल के कहते बिल्कुल थे जी मेरा दिल मतलब जो हार्ट है ना इट्स कनेक्टेड विद लव। एग्जैक्टली। जब फिर वो कहते थे ऐसे हार्ट को लव के लिए कर रहे हैं तो ब्रेन का होता है। ठीक है ब्रेन का होता है हुँ, लेकिन हम ऐसे हॉर्मोन्स हार्ट में से भी डिस्कवर हुए हैं व्हिच हुँ। इफेक्ट ऑफ लव। अब ये हम्म जैसे हम कहते हैं ना ओके मैंने अपने दिल में सोचा, जी तो इसका मतलब ये है कि हार्ट का जो है हमारे जज़्बात और इमोशंस के साथ एक गहरा रिश्ता कुरान मजीद में भी इस तरह की बातें आई हैं कि उसने हार्ट को ज़िम्मेदार ठहराया है हमारे अमाल का, हमारे रवैयों का। तो वो लोग बाज़ इतराज़ करते हैं ना कि कंट्रोल तो हमारा ब्रेन करता है, तो इस पे मेरा ख़्याल है डॉक्टर इस्तार अहमद से किसी ने ये सवाल किया था। तो फिर कुरान मजीद जो है वो उसको दिल से क्यों रिलेट करता है? ये हाँ वाली जी बात जो वही मतलब मेरा यही मुझे यही समझ में आता है कि भी बहुत सी ऐसी अल्लाह ताला की ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं अभी। जी अभी तो मुझे बिल्कुल लगता है देखिए हमने ये तो सिर्फ कुरान बिल्कुल सही ये तो कुरान मजीद में आए हैं ना कि अल्लाह ताला आपको उतना ही बताता है आपका नॉलेज उतना ही देता है जितना वो चाहता जितना बिल्कुल और जितना बिल्कुल हम है। बिल्कुल सँभाल उससे सकते ज्यादा हैं आपके ना। पास नहीं है। जो जी, सिर्फ जो खुदा देना चाह रहा है आपको सिर्फ उतना नॉलेज है। और आप सोचें कि जी। आपका कितना लिमिटेड नॉलेज बिल्कुल कितना आपके बिल्कुल पास। लिमिटेड है, बिल्कुल कितना लिमिटेड है। बिल्कुल अब और क्या ये है उसको कि देखिए सिमिना जी बाद औक़ात अगर मेडिकल डिस्कवर नहीं कर सकती किसी पेशेंट के बीमारी को कि इस वजह से है या उस वजह से है, तो फिर हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये पेशेंट ड्रामा कर रहा है या जी ये अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे सामने भी इस तरह के केसेस मेरे खानदान में हुए। तो वो डॉक्टर फैसल मसूद एक लाहौर के एक बड़े मशहूर डॉक्टर थे। तो जिसकी बीमारी उनकी समझ में नहीं आती थी ना, तो वो कहते थे कि सास और नंद ने इसको इतना तंग कर रखा है कि वो इनका धुआँ निकालती। ये ये डॉक्टर फैसल मसूद जो है वो बहुत अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन हर खातून को वो यही लफ्ज़ कहते थे कि जो खातून अगर उनके पास ब्लड प्रेशर के लिए आई है या किसी कंप्लेन कर रही है,
तो वो उसको उसके मियाँ को ये बात करते थे, जिससे ख़वातीन जो हैं वो बहुत एम्बैरस होती थी। जी। अल्लाह मेरे उनको ख्याल में अल्लाह जन्नत ताला नसीब ने ये करे, रिश्ते वो शायद बनाए ही बहुत इसीलिए थे, सास नंद ज़रूरी है। भाभी, कि हाँ, इनके हाँ, ऊपर हर किस्म का इल्जाम लगाया जा सके। काफी हाँ। सारी नहीं, बातें। आपने अब नाम लिया है ना उनका, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बट आमीन। उनकी पर्सनैलिटी बहुत, बहुत अजीब, दैट आई अजीब थी ना? शुड बहुत और समीना जी, मैं भी कहते हैं वो 2-3 दफ़ा ट्रस्टवर्दी उनके नहीं पास करेंगे। गई हूँ अपनी बाजी को भी लेकर, तो वो पता है क्या, वो इतने इनसिक्योर थे कि पेशेंट्स के का वेटिंग एरिया जो था, वो पेशेंट और जी, वो अपना कमरा लॉक रखते थे। जब जी, अंदर जी, बैठे होते थे ना, तो वो अपना दरवाज़ा लॉक रखते थे और जब पेशेंट जाता था, तो पहले तो उसकी तलाशियाँ होती थी ना, फिर उसके बाद वो जब कमरे में चला जाता था, तो फिर वो दरवाज़ा लॉक कर लेते थे। और जब वो निकलता था फिर लॉक कर लेते थे। और उनके सामने अब तो सब लोगों के घर मॉनिटर्स लगे हुए हैं ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उनके ऑफ़िस में उस वक़्त उन्होंने अपने लिए ये सारी चीज़ें लगाई। जी। अब वो है नहीं तो कुछ मैं और नहीं कहूँगी, वैसे भी। हाँ, ठीक है। लेकिन उनको माना जाता था कि वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं। ये सब जी, लोग कहते अच्छे सजेशन थे। जी। जी, जी। चलें आगे कोई स्मिना जी सवाल से कर मैं मैं नाज़मीना जी से मैं भी एक बात पूछना चाहती हूँ। जी, चलें जी, फिर ज़रूर। पूछें, फिर मैं पूछूंगी। जी, स्मिना जी, मुझे बीपी का मसला है और मेरे फिजिशियन जो हैं वो डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान वही हैं जो ताहिरा बाजी के भी हैं। तो जब भी मुझे होता है बीपी तो मैं उनके पास जब मतलब 2-4 महीने के बाद ही मैं जाती हूँ। तो वो बीपी हाई होता है तो मैं नमक में कमी कर देती हूँ। इवन कि इतना ज़्यादा मैंने नमक कम कर दिया इस खौफ से, टेंशन से कि मेरा बीपी हाई हो जाता है, बीपी के खौफ से। तो मेरा सोडियम लेवल बहुत लो हो गया, जिसने मेरे दिमाग पे असर किया। हुँ। तो वो उसमें यही बात थी कि ये सोडियम की कमी से दिमाग पे असर हुआ है। तो मेरे इतनी टेंशन हो जाती है कि मतलब है कि और बहुत अरसा तक तो मेरा बीपी जो है वो उन दवाइयों से मैं नॉर्मल रखती हूँ, लेकिन बीच में हो जाती है ना, नमक की ज़्यादती, शादियाँ, ब्याह, ये वो, तो मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ। और अभी इस दफ़ा भी मैं गई ना तो डॉक्टर साहब ने मेरा जब बीपी देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ज़्यादा नहीं समझूँगा। आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएँगे तो वो इमरजेंसी लगा देंगे, नीचे वाला 100 हो गया, ये ज़्यादा है, ये करें, वो करें। लेकिन मैं इसको नीचे वाले को अगर 100 भी है ना इस वक़्त तो मैं इसको ज़्यादा नहीं समझूँगा। तो आपने चूँकि दोपहर को ले लिया जो दवाई वो 6-7 घंटे के बाद ही काम करती है, लेकिन मैंने आपकी दवाई चेंज कर ली, आपने सुबह लेनी है। और ये मेरे फिर बेटे ने कहा कि ये वो कहते हैं ये टेंशन बोल देती है जब बीपी हाई होता है। वो कहते हैं इवन कि ये नमक बिल्कुल ही खत्म कर देती है। वो कहते हैं नहीं ये भी अब मैं नहीं कहूँगा, पहले मैं ही कहता था कि नमक खत्म है, तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने कि ये इवन कि अपना खाना अलहदा पकाना शुरू हो गई थी, बगैर नमक के। तो उससे सोडियम मेरे दिमाग का कम हो गया था, जिसने मेरे दिमाग पे असर किया था। तो जी, उसके फज़ीला, लिए ये फिर इसका बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखें, मैं थोड़ा-सा बीपी का ये भी बता दूँ कि इसमें न फ्लक्चुएशंस होती हैं सर्दियों और गर्मियों में। जनरली जी, गर्मियों में रिलेटिवली कम होता है और जैसे सर्दियाँ आती हैं तो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, जी, मेरा टेंशन यही है। बहुत बड़ा फैक्टर है। ये नॉर्मल भी जी, होता है, ठीक है? नॉर्मली क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है और आपकी ज़रा जी, डिहाइड्रेशन होती है, नमक भी निकलता है। और दूसरी ये जी, वजह है कि टेंशन का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है बीपी से। आप जी, जो टेंस्ड होती हैं, आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट होता है। तो ये आपकी एक विशियस साइकिल हो जाती है। आप टेंशन लेती जी, हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको फिर उसकी टेंशन होती है, तो आप एक साइकिल में चली जी, जाती हैं। तो आप एक पहली तो जी, ये बात है कि इस तरह ना करें। दूसरी ये बात है कि नमक छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल एतदाल में लें, बहुत ज़्यादा ना लें और छोड़ें भी ना। नमक छोड़ना और नमक कम होना बहुत डेंजरस है। हाइपोनेट्रीमिया जो आपको हो गया ना, नमक की कमी, ये बहुत डेंजरस है। तो इस तरह तो ये तो इंसान की लाइफ ही खत्म हो जाए अगर इंसान अपना नमक लेना छोड़ दे। बिल्कुल। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करें आप। आपको जो एक नॉर्मल एक दवाई है, बस आप उस पे रहें और ये भी देखने की रोज़ ज़रूरत नहीं है सुबह-शाम अपना बीपी। मतलब 3-4 हफ्ते के बाद एक दफ़ा देख लिया करें। नहीं, नहीं, उन्होंने नॉर्मल यही हो कहा था, उन्होंने कहा पैनिक नहीं होना, अब आपने 1 हाँ, हफ्ते से पहले बीपी नहीं चेक करना जी, और पैनिक भी बस नहीं यही। होना। और बस फिर और उन्होंने थोड़ा 7 ज़्यादा हो बजे तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, कभी हो जाता है ज़्यादा।
अब और ये भी हाँ देखें, आप एक दफा लेंगे, थोड़ी देर बैठे सुकून में, उसके बाद लें, आपका बहुत कम हुआ होगा। आप जी जब लेने लगेंगे ना कफ में, तो आपका एकदम ज्यादा आएगा। थोड़ी देर बैठे नहीं आराम से, अपना माइंड को और रिलैक्स करें, फिर लें तो फिर कम आएगा। ये भी है। घर से बाहर निकल जाऊं तो ऐसे मैं फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन घर के अंदर मतलब ज्यादातर तो नहीं, हर वक्त तो नहीं बंदा बाहर जा सकता, लेकिन उसका उसमें ये होता है कि मेरा ना इतनी ज्यादा मैं टेंशन में चली जाती हूँ, लेकिन साथ ही ये है कि आउटिंग पे बाहर निकल गए तो बस जी जी, ठीक हो गया माहौल वो। चेंज हो जाता है ना, माहौल चेंज हो जाता है। खवातीन परेशान हो, अगर अब मियाँ पैसे दे के जाओ शॉपिंग कराओ, तो बीवी ठीक हो जाती है बिल्कुल शॉपिंग करते हुए। अच्छा, मैं भी सवाल पूछना चाह रही हूँ जी पूछिए। डॉक्टर सबीना से कि मेरा पिछले जल्दी दिनों जल्दी 190/100 मेरी अभी थोड़ी 110 ब्लड सी प्रेशर गया, जिससे मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे थे कि मैं चल ही नहीं सक रही थी। इतने ज्यादा चक्कर थे कि मैं क्लास लेती थी तो ये घूमता रहता था मेरे सामने लैपटॉप। तो अभी वो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी ब्लड प्रेशर की गोली डबल कर दी, और उसके बाद उन्होंने कहा पैनिक नहीं होना। और मैंने फिर वो, अब मेरा 110 और बाय 60 रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। सुबह शाम मैं चेक करती हूँ। तो अब मेरे बेटे के साथ ये, और मेरे गर्दन में पीछे ना एक नर्व सी जाती है ऊपर दिमाग में, और वो सर में अजीब तरह का सुन कर देती है, और दिमाग मेरा सुन रहता है। उसके बाद यही सेम चीज मेरे बेटे के साथ हुई। उसका 150/110 हो गया ब्लड प्रेशर। तो उसको क्या कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से हुआ है, या मुझे तो, मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी या टेंशन की वजह से मुझे है कि मतलब मेरी हो गई भी है मेड, तो मैं बहुत, मेरे पे काम का प्रेशर है, तो मैं 1 महीने से ज्यादा प्रेशर ले रही हूँ काम का, घर के सारे। और मतलब मुझे चक्कर फिलहाल अभी भी आते हैं, मतलब अब थोड़े हो गए हैं, मगर मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं। ये पता नहीं क्या बात है। अच्छा जी, ये पहली तो ये बात है कि जो आपका बीपी था ना, वो 190 और 100 के करीब, वो वाकई ज़्यादा था। वैसे तो हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसको साइलेंट किलर कहते हैं। यूजुअली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब इतना हाई हो जाए, फिर जैसे आप कह रही हैं चक्कर आ रहे थे, तो आ सकते हैं। अब यही है कि इतने हाई बीपी के लिए तो डेफिनेटली आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, और जो उन्होंने चेंज किया है उससे आपका कंट्रोल हो गया तो वेल एंड गुड। अब लेकिन ये भी देखना होता है कि जब आप मेडिसिन चेंज करें तो बहुत लो ना हो जाए। बहुत लो बीपी भी डेंजरस होता है, ठीक है? आपका एक नॉर्मल लेवल तक रहना चाहिए। और स्ट्रेस फैक्टर तो अभी हमने कहा है, स्ट्रेसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के लिए। देखिए ना, अभी हम कह रहे थे कि आपका ब्रेन कितना कंट्रोल करता है इसको। आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका बीपी ज्यादा होता है, आपकी नॉर एड्रेनलिन ज्यादा निकलती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। और दूसरा ये होता है कि ज्यादातर लोगों को ना सेंट्रल हाइपरटेंशन होती है। वो ये है कि जैसे उनकी एज बढ़ती है तो एक एज के बाद उनको ब्लड प्रेशर होता है। ये काफी, मतलब ब्लड प्रेशर तो बहुत आम है। अच्छा डॉक्टर मगर सुमित, मैं बस एक मेरे बेटा तो अभी 40 इयर्स का नहीं हुआ, तो वो तो अब जॉब करता है माशाल्लाह, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ जी, नहीं। उसका तो उसका नहीं, क्यों नहीं, इतना जॉब ज्यादा ब्लड प्रेशर हुआ? देखिए, उसको वो तो देख सकते हैं ना, वो फेमिलियल होता है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो हो सकती है, मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है जो विद एज, मतलब ठीक है 40 की एज में भी तो ये हो जाती है 45 तक। और ये इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, ये तो हो सकता है इतना। अच्छा और जाहिर डॉक्टर है सबीना, जॉब में बस भी स्ट्रेसेस मेरी होते बात हैं। का सबके लिए फायदे की बात, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जब हम जवान होते हैं ना, तो हमें बीमारियां बहुत कम होती हैं, ठीक है? तो जब यदि हम 35 को क्रॉस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बातें जो है ना वो बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने जब आपकी जिंदगी लिखी है कि आपने 80 साल जीना है या आपने 75 साल जीना है, तो फिर यानी वो सेहत जो है वो आपकी मेंटेन क्यों नहीं रहती? बुढ़ापे की तरफ जब आप जाते हैं तो बीमारियां क्यों आ जाती हैं? देखिए, एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं बॉडी में। सेल्स जो होते हैं ना, विद एज वो चेंज होते जाते हैं। और दूसरा ये है कि कितनी बीमारियां जो हैं वो अगेन फेमिलियल और इनहेरिटेड होती हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स को शुगर है, डायबिटीज है, तो वो इनहेरिट करेगा वो टेंडेंसी। उसके और बच्चों में इसी आ तरह जाती जी, वो ज़्यादा होती है।
इसी तरह जो हाइपरटेंशन की, इसलिए वो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं ना डॉक्टर्स हमेशा। तो वो टेंडेंसी होती है, और वो यही टेंडेंसी होती है कि जब यंग सेल्स होते हैं तो अपनी प्राइम ऑफ फंक्शन पे होते हैं, तो जैसे जैसे एज होते हैं तो सेल्स की भी डिजेनरेशन होती है। लेकिन और ऑफ अल्लाह, कोर्स वही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने, जैसे कहते हैं कि कॉमन एज जो है वो आजकल जो है वो 60 है या 65 है या 70 है, तो हमारी बॉडी का रिएक्शन क्यों कम हो जाता है एज के लिहाज से, जबकि हमारी लाइफ अभी बाकी होती है, हमने जीना उसमें मैं अभी और है। आपको जी जी आप उसमें देखें कि पहले ज़माने में तो ये इतना था ना 60। हाँ, हज़रत भी बहुत यंग एज में हमारे हिसाब से वो उनकी डेथ हो गई। पहले अब ये है कि उस ज़माने में भी ये बीमारियां थी, हमेशा ये चलती आई हैं, लेकिन जी अब ये हो गया है कि इनका इलाज है। और जी जो ज़ाहिर है जिनको नहीं है उनकी तो एज आपको पता है, ऐसे कितने लोग 90 इयर्स के हैं, 95 इयर्स के ऊपर होते हैं। तो वो लोग होते हैं, उनकी 2 रीज़न है। एक तो ये कि इनको अल्लाह ताला ने इस तरह की वो बीमारियों से बचाया होता है, उनमें नहीं होती टेंडेंसी, और दूसरा ये होता है कि वो अगर हो तो वो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। और जी। जिन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं नसीब होती, जैसे शुगर की कंट्रोल नहीं करते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, तो उनकी जल्दी डेथ हो जाती डॉक्टर साहब है। मैं ये भी तो एक बात करूँ। बिग किलर्स हैं, किलर्स है ना, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। जी 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 बाजी मैं भी एक बात कर लूँ। बात कर मेरी लो। बात अभी खत्म नहीं हुई थी तो शनाज जी ने शुरू कर दी। मैं अभी वो डॉक्टर वाली थोड़ी सी 10 सेकंड की बात मेरी थी अभी। वो डॉक्टर हमजा कहने लगा मेरा बेटा कि ये ना डिप्रेशन में चली जाती है बीपी। उन्होंने कहा नहीं, डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं इनसे जब से बात कर रहा हूँ इनको कोई डिप्रेशन नहीं है। टेंशन इसको आप कह सकते हैं कि ये टेंशन लेती हैं। तो उन्होंने टेंशन के लिए ना मुझे एक टेबलेट दी, तो उन्होंने कहा कि ये आधी सुबह ले लिया करे, आधी शाम, सैब्रो के नाम से। तो वो फिर उसमें ये है कि वो मेरे बीपी को भी कंट्रोल करती है, और एक बीपी, सिर्फ एक गोली दी उन्होंने मुझे बीपी की। तो अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मैंने गोली रेगुलर लेनी है, या मुझे बताएं। इसमें ये यही ये है तो जी आपका डॉक्टर ही बताएगा ना फरीदा जी, हाँ ये जी तो आपका डॉक्टर ही बताएगा आपके चेकअप के बाद। डॉक्टर समीना आपको चेक तो नहीं ना कर रही, वो तो आपको सिर्फ एडवाइस कर नहीं, रही है। वैसे मैं एक मशवरा ले रही हूँ कि ये जब वो मुझे फायदा दे रही है तो क्या मैं ये लेती, जैसे इन्होंने भी एक दफा कहा था कि थोड़ी सी लेक्सोटना ले लिया करें, डॉक्टर जी समीना फरीदा ने जी भी। जी फरीदा जी ऐसे है कि आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं फॉर लॉन्ग, जब तक आपको ज़रूरत है। फिर आप जब फील करते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको टेपर ऑफ कर सकते हैं। तो ये है, बट कितनी दवाइयाँ जो है उनको शॉर्ट टर्म ही लेना चाहिए, बहुत देर नहीं अच्छा लेना चाहिए। शबाना, आप पूछ लें ताकि टाइम खत्म हो रहा है और हम डॉक्टर साहबा बाजी को मैंने ये कहना था इजाजत दें और नेक्स्ट कि अपना मेरे वालिद सेशन साहब, एक रखेंगे। मैंने अगला ये कहना था कि मेरे वालिद साहब जो थे ना वो 102 साल की उम्र में फौत हुए, और मेरी फुफ्फो 107 साल में। और उनकी जिंदगी को जो मुशाहिदा किया उससे मैंने ये सीखा कि वो कम खाते थे और चलते थे, यानी उनकी खुराक कम थी और वो चलते थे। ना उनको ब्लड प्रेशर था ना शुगर था, और वैसे अल्लाह पे भरोसा भी बहुत था। तो अभी मेरी भांजे को बड़ा ब्लड प्रेशर तेज हुआ, तो उसकी वजह ये थी कि वो बाजारी खाने खाता है, तो उसमें वो चाइनीज सॉल्ट डालते हैं ना, हर चीज में वो टेस्ट के लिए डाल देते हैं। तो फिर यही उसका डायग्नोज हुआ कि ये नहीं खाना, इससे तो आपका जिनोमोटो तो बड़े बढ़ता अरसे से उन्होंने मना कर दिया हुआ है, जिनोमोटो ना डालें। हाँ जी। जी यही लेकिन वो मैं कहने डालते वाली हैं, थी, जो बाजार वाले बैन हो खाने गया वो हुआ है। जरूर डालते हैं, क्योंकि टेस्ट आता है ना उससे। नहीं नहीं, वो हम तो बड़े अरसे से। अच्छा जजाकल्ला, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शबाना जी ने बहुत 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, और ये कि आप सही खुराक लें इत्तेदाल से। आपको पता है हमारी सुन्नत भी है कि भूख रख के अपना हाथ हटा दें खाने से। तो सही खाना और एक्सरसाइज, दीज आर द 2 सीक्रेट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। ये बहुत सही कहा है आपने। और अपने माइंड को, ज़ाहिर है आप अल्लाह की तरफ लगाएं, अपने आप को बिल्कुल। स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखें, तो आपको ये जो फैक्टर्स है ना परेशानी में, ये कम लगते हाँ हैं, आप जी स्ट्रांग हो अच्छा, जाते डॉक्टर समीना, टाइम भी खत्म हो रहा है। आपने तो बड़ा ही मजा कराया, बड़ा अच्छा लगा, सुबह सुबह काफी अच्छा सारी डॉक्टर इंफॉर्मेशन। साहबा, ये जो मैं हम लोग कहते हैं कि शुगर से बचने के लिए चीनी तो डेफिनेटली किलर है,
लेकिन हम लोग ये भी करते हैं कि हम बाद लोग फ्रूट भी नहीं खाते कि इसमें मीठा होगा। तो हालांकि वो सीजनल फ्रूट या सब्जियां, मेरा ख्याल है कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अल्लाह ताला ने वो रखा है हर मौसम के लिहाज से। तो ये भी जरा बता दें कि हम जो फ्रूट से अवॉइड करते हैं वो कितना करना चाहिए और कितना लेना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा है कि फ्रूट बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए। और इनमें फ्रक्टोज होता है, ठीक है जी, इनमें फ्रक्टोज होता है, ये एक और शुगर होता है और ये इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर जो बहुत मीठे फल है ना, जैसे बहुत मीठे आम, अंगूर, ये जो ज्यादा मीठे हैं, ये आप इनकी बहुत मतलब मिकदार एक्सेसिव ना लें। ये ना करें 3-3 4-4 आम खा लें, हाँ, बस एक आम खाएं और प्रॉपर साइज का, और इसमें बैलेंस रखें। और बहुत मीठे फ्रूट बहुत ज्यादा ना खाएं। बाकी जैसे आपके आड़ू हैं, आलू बुखारा है, ये सब दे आर वेरी हेल्दी। हाँ। और ब्लैक जो है चेरीज और बेरीज, ये तो बहुत हेल्दी होते अभी ये संतरे आ रहे हैं और हैं। जी अपना जी, किन्नू नहीं ऑफ वगैरह कोर्स, आ रहे हैं। जी जरूर लें। जी, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि इसको ग्लूकोज से बचा जाए। फ्रुक्टोज वाले ले सकते हैं, थोड़े से ले सकते हैं ना। यानी जापानी फल मुझे बहुत पसंद है, जी जी, तो वो तो जापानी फल तो बड़ा जी। कभी फातिमा, कभी। आप कुछ और भी पूछ रही थी? मैं पता है क्या, मैं ना अमीन हसन इस्लाही साहब की एक तदब्बुर से एक आयत पे काम कर रही थी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्योंकि उन्होंने ना एक मजे की बात ये की थी कि सुम्मा ले यतूबूना, फिर वो तौबा नहीं करते। तो वो कहते हैं तौबा का ताल्लुक दिल के साथ है, और भला हम यज़क्करून, और जिक्र का ताल्लुक जो है ना वो आपके दिमाग के साथ है, अकल के साथ है। तो जो मुनाफिकीन होते हैं उनकी दोनों चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो सही की बात को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये मुझे जहन में आ रहा था कि आपने तो हर चीज को रिलेटेड टू ब्रेन कर दिया है ना, हर इमोशन को, हर जो आपके जो डिफरेंट तरह के आपने बताए रिलीज होते हैं आपके बॉडी में से, डोपामीन्स और उस तरह के जो भी चीजें हैं, वो ऑल आर रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जो आपकी मैं समझ सकी हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग समवेयर, बट वो रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड आपकी थॉट्स के साथ। लेकिन हमारा दीन तो हमें पूरी तरह दिल के साथ ताल्लुक कर देता है। वो तो कहते हैं दिल में, आपका दिल खोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक किया गया और उसमें सारा कुछ डाला गया। तो फिर हम इसको फातिमा फातिमा, ये ज़ईफ रवायतें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह जैसे परवरदिगार को जरूरत पड़ सकती है कि सीना खोल के दिल निकाला जाए और फिर दिल को पाक करके डाला जाए? ये सारी ज़ईफ रवायतें हैं। अल्लाह, कल हमने पढ़ा कि अल्लाह जो है उसके लिए तो बस कुन कहना काफी होता है। और जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज किया था शुरू से ही कि इनको नबी बनाना है, तो शुरू से ही आपका दिल तो बहुत पाकीज़ा था। शुरू से ही आप कभी किसी गंदगी में नहीं पड़े थे, किसी शिर्क में नहीं पड़े थे, किसी बुरे अमल में नहीं पड़े थे। तो ये जो चीजें होती है ना, हम किसी चीज को फैसिनेट बनाने के लिए कि हम दूसरे पैगंबरों के मुकाबले में अपने पैगंबर को बड़ा स्पेशल मुकाम देने के लिए, ये सारी बातें जो है ना ये घड़ी गई हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये हमने तहकीक करके इस चीज को साबित कर दिया है। आपको पता ना कि आजकल जो हमारा मिशन चल रहा है वो हदीस की रिसर्च पे चल रहा है कि जो हदीसें हैं जो इंसान को कंफ्यूज करती हैं, जो इंसान को परेशान करती हैं, उनका क्या पस मंजर है और उनका क्या वो चीज है। तो ये मैं सब लोगों को बताना चाह रही हूँ राजा खा रहे कि हो? राजा ये नहीं खा रहे, इस मोबाइल दे तरह दो की मेरा। बातें जो है ना, वो जैसे दूसरे लोग अपने नबियों को ऊंचा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे हमारे स्कॉलर्स हैं भी। नहीं तो ये नहीं, हाँ जी। अच्छा जी, ये बात देखिए फातिमा, जो आप बात कह रही है ना, आप जनरली देखें कि हम लोग ये जो इमोशंस हैं, जैसे लव, कि प्यार, किसी का प्यार, या दुख, या दर्द, ये सैडनेस, या किसी के लिए मतलब खुशी, ये चीजें जो है ना, ये इन सारी इमोशंस को हम दिल से रिलेट करते हैं कि मेरा दिल खुश हुआ, हाँ। मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, मेरा दिल बहुत गमगीन है। तो ये जितने इमोशनल फैक्टर्स हैं ना, इनके लिए हम दिल वर्ड यूज करते हैं, बट ये सही है कि ये दिमाग ही है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। मतलब वर्ड काफी, दिल जरूर यूज करते हैं, ये टेंडेंसी है शुरू से, लेकिन इनका कंट्रोल ब्रेन में ही है। बट यानी आप अभी तक इन इमोशंस को हम दिल के हवाले से बात करते हैं,
लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब कुछ हार्मोन्स हार्ट से डिस्कवर हुए हैं कि जो कि आप इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जब तो अल्लाह मे ने बी आगे जब अल्लाह जाके ताला ने दिल का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रोल तो लाजमी दिल का होगा हमारे इमोशंस के साथ, हमारे जज्बात के साथ। ऐसा तो जी, नहीं हो सकता। अल्लाह जब कह रहा है तो फाइन है। डेफिनेटली वो जैसे बात होती है ना कि बहुत सारे हकाइक अब तक हम डिस्कवर नहीं कर सकते, और जितने जी हमने जी किए होते हैं उसी को बेस बनाकर हम बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह की किताब, जो जैसे इस्लाई साहब ने कहा था ना कि कुरान जब ये कहता है कि सुच्चे मोती खारे पानी से भी निकलते हैं और मीठे पानी से निकलते हैं, तो उस वक्त तक हमारी साइंस सिर्फ ये कहती थी कि मोती जो पर्ल्स हैं वो सिर्फ मीठे पानी से निकलते हैं, खारे पानी से नहीं निकलते। कुरान ने ये नहीं सही बात की। तो इस्लाई साहब ने उस वक्त ये बात लिखी थी कि अल्लाह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, मुबालगा नहीं कर सकता। अगर आज तक मोती तुम लोगों को सिर्फ मीठे पानी से मिले हैं, खारे से नहीं मिले, तो आज नहीं तो कल आपकी साइंस इसको एडमिट करेगी कि दोनों पानियों से मोती निकलते हैं। और आज हमारी जो रिसर्चर हैं वो इस बात पे पहुंच चुके हैं कि हाँ, ये जो पर्ल्स होते हैं ये दोनों पानियों से निकलते हैं। तो अल्लाह का जो बयान है वो हमारी एफर्ट कम होती है, लेकिन अल्लाह का स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये हम बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल जी। अब आप ये देखें कि बहुत देर तक, काफी रिसेंटली, लोग कहते थे कि सूरज जो है ना, इसको स्टार और प्लेनेट का फर्क करते थे कि सूरज जो है इस स्टेशनरी और बाकी प्लैनेट्स इसके गिर्द घूम रहे हैं। सूरज स्टेशनरी, आप सोचिए वो अभी तक ये कर रहे थे, जबकि कुरान पाक में आया हुआ था कि ये सब चांद सूरज सितारे एक मखसूस दायरे में घूम रहे हैं। ये कुरान पाक की आयत है। तो आप सोचिए आयत में ये कितना नॉलेज है, करेक्ट। और अब सब इन लोगों को पता चल रहा है कि कोई चीज स्टेशनरी ही नहीं है, ये सब हाँ, ऑर्बिट में है। तो सब ये अपने तो अपने आप ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखिए एक एक चीज कुरान पाक की अब आगे भी आप लोगों को जब हमें पता चलेगी तो माशाल्लाह, हम ऐसे ही हैरान होंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये जैसे है कि फिरौन की जो बॉडी है उसको रिपेयर करने के लिए फ्रांस जब लेकर गए, तो वहाँ जो साइंसदान था उसने उसका चेक किया, उसको देखा, तो उसने कहा कि इसकी बॉडी पर समंदर के सॉल्ट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो खराब नहीं हुई। 4000 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। तो वहां पर एक मुसलमान था, उनका हेल्पर था, तो उसने कहा कि बिल्कुल यही बात हमारे कुरान में है। तो उसने कुरान मजीद को खोल के जब वो चीज को पढ़ी, तो मेरे तक जो बात पहुंची है वो ये कि वो मुसलमान हो गया। अगरचे हमारे जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग दुनिया में पाए जाते हैं, वो अल्लाह की तरफ तो वो आते ही नहीं है ना। मैं जैसे अपने बेटे से बार बार यही सवाल करती हूँ कि आप लोगों ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली, इतना कुछ डिस्कवर किया, तो कभी आप लोगों में गुफ्तगू हुई है कि इतना जबरदस्त निजाम बनाने वाला एक खुदा है? ये डिस्कशन, ये सवाल आप लोगों के जहन में कभी नहीं उठता? तो वो कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं, हमारे दरमियान इस चीज पे कभी डिस्कशन होती ही नहीं। हालांकि कितनी बड़ी हकीकत है, जो कोई भी इंसान इसको फरामोश नहीं कर सकता। जी जी, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपका हमने बड़ा टाइम ले लिया, लेकिन नहीं इंशाल्लाह नहीं, ताला हम नो, वक्तन माय फवक्तन प्लेजर जी। वक्तन फवक्तन जो है ना, हम आपसे इस्तेफादा करते रहा करेंगे। और हम ये कोशिश किया करेंगे कि महीने या 2 महीने में एक सेशन हम एक जगह इकट्ठे होके बैठ के आपसे सवाल पूछा करें, और जो हमारे लोग पाकिस्तान से दूर रहते हैं तो उनको हम अपने नेट के जरिए आपके इल्म से इस्तेफादा कराएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जरूर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। आप लोगों में से जिनके सवाल रह गए हैं वो लिख लें, और वो जरूर लिख लें, और इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर हम इनके इल्म से इस्तेफादा भी